नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं अपनी क्लास की ओर और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के लिए आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा। अर्जुन सिसोदिया की कुछ लाइनें आपके लिए लेकर आया हूं। अर्जुन सिसोदिया जी कहते हैं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दोस्तों, कठिनाइयां उन्हीं लोगों के जीवन में आती हैं जो उनको कठिनाइयों को फेस नहीं करना चाहते या उस रास्ते को छोड़ देते हैं जिसमें कठिनाइयां हैं। यानी अपनी सफलता के रास्ते को छोड़कर जब आप आसान कोई रास्ता चुनेंगे, आपकी कठिनाइयां तो कम हो जाएंगी, लेकिन आपके सफलता का रास्ता भी आपसे छूट जाएगा। तो दोस्तों, कठिनाइयों से नहीं घबराना है, कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की ओर बढ़ना है और अपने प्रयास को लगातार बढ़ाते हुए चलना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में घोस्ट शार्क किस कंपनी और समूह के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक देश है जिसे कि हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। अब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1.7 अरब निवेश करने का फैसला किया है। यानी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1.7 अरब निवेश करने का क्या किया है, फैसला किया है। अब ये निवेश कहाँ किया जाएगा? तो इस निवेश में उसने फैसला किया है कि वो घोस्ट शार्क नाम का स्वायत्त अंडरसी वाहन डेवलप करेगा। तो इसमें कहां पर करेगा? तो ये घोस्ट शार्क नाम का स्वायत्त अंडरसी वाहन विकसित करेगा। अब ये क्या होता है? तो दोस्तों, एक वाहन जो समुद्र के अंदर चलता है या एक जहाज जो समुद्र के पानी के नीचे चलता है, उसे हम पनडुब्बी के नाम से जानते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है कि वो घोस्ट शार्क नाम की एक पनडुब्बी का निर्माण करेगा और इस पनडुब्बी की खास बात क्या होगी कि ये स्वायत्त यानी मानव रहित होगी, अपने आप चलने वाली पनडुब्बी होगी। अगर ये पनडुब्बी बन जाती है या तैयार हो जाती है, तो ये नौसैनिक अभियानों की दिशा में एक नया और एक चौंका देने वाला प्रयास होगी। इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसको बनाने वाली कंपनी एंड्यूरिल ऑस्ट्रेलिया और डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप द्वारा इसको बनाया जाएगा। यानी इस ग्रुप द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए 1.7 अरब डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है। ये 2026 तक एक बेड़ा नौसेना में शामिल हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया के अनुसार 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया है, एक बेड़े को कहां पर? बेड़े को नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना में शामिल किया जाने का फैसला इसमें किया गया है। ठीक है, नाम शामिल किया जाएगा। दरअसल ये बेड़ा शामिल किए जाने का एकदम से निर्णय क्यों लिया गया है? क्योंकि एक समय की बात है, मैं आपको मैप में समझाता हूं। चलिए, तो ये हो गया हमारा अंडरसी ड्रोन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? घोस्ट शार्क के नाम से जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप अब मैप में आपको समझाऊं तो हमारे दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में एक देश है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, बात है 2023 की। 2023 में
ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा था, किसके साथ? फ्रांस के साथ मिलकर। यानी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्या कर रहे थे? पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे थे, जिसमें फ्रांस कुछ डीजल पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को बनाकर देने वाला था। लेकिन ये खबर किसको भनक लगी? इसकी भनक लगी अमेरिका को। अमेरिका को जब इसकी भनक लगती है तो ये बात है डोनाल्ड ट्रंप के पिछले शासन की। जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति बनकर आए तो ऑस्ट्रेलिया की इन पनडुब्बियों की भनक किसको लगती है? वो लगती है अमेरिका को, और अमेरिका को लालच आता है कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बी का निर्माण हम करेंगे, और इस निर्माण के लिए ऑस्ट्रेलिया को वो ऑफर देता है कि आप फ्रांस से जो ये समझौता है इसको तोड़ दीजिए और हम एक ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसे हम ओकुस कहेंगे। क्या कहेंगे? ओकुस। यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो यूके वो यूएस और यूके प्लस ऑस्ट्रेलिया, तीनों देशों का एक गठबंधन बनता है जिसे हम ओकुस के नाम से जानते हैं। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को ऑफर दिया जाता है कि यूके और यूएस उसे परमाणु पनडुब्बी बनाकर देंगे। परमाणु पनडुब्बी क्या होती है? तो वो पनडुब्बी जो परमाणु ऊर्जा से चलती है या न्यूक्लियर ऊर्जा से चलती है। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, और लेकिन अगर वो डीजल पनडुब्बी है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी डीजल को जलाने के लिए, या वो जब वो धुआं छोड़ेगी तो बुलबुला बनकर पानी के ऊपर आएगा। यानी दुश्मन को पता लग सकता है कि यहाँ पर कोई पनडुब्बी है। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है तो आप लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। यानी पानी के नीचे आप रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि परमाणु पनडुब्बी या कोई पनडुब्बी नीचे है। तो परमाणु पनडुब्बी का ये फायदा होता है। ये लालच ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। ऑस्ट्रेलिया भी इसके लिए तैयार हो गया और फ्रांस से उसने डील को कैंसिल कर ओकुस में शामिल हो गया। अब ओकुस में जब ये शामिल हुआ, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पास इसके लिए कोई पनडुब्बी नहीं पहुंची है। यानी अभी जो अमेरिका ने इस ग्रुप का निर्माण कराया था उसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया को अभी तक कोई पनडुब्बी नहीं दी गई है। यानी उसमें लगातार डिले होता जा रहा है, और इसी बीच चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ घूमकर एक युद्ध अभ्यास किया। यानी अपनी नौसेना और पनडुब्बियों के द्वारा चाइना लगातार इसकी गश्त लगाता रहता है। तो इसी बीच इस सब को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अब अपने आप इन पनडुब्बियों का निर्माण करने का फैसला किया है। तो मैं ये जो प्रयास ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया इसकी कहानी आपको मैंने पूरी समझाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये वाला महाद्वीप जिसे हम ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के नाम से भी या ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम देश के नाम पर रखा हुआ है। यानी ऑस्ट्रेलिया देश और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें और देश भी आते हैं जैसे न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन, मतलब बहुत सारे देश हैं, लेकिन बड़ा देश होने के कारण हम इसको ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो अगर मैं पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटूं, जैसा कि हम जानते हैं एक रेखा यहाँ से यहाँ गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, और एक रेखा इधर से गुजरती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा। अब इसके हिसाब से तो ये हमारे दक्षिण पूर्व में, तो कहाँ पर स्थित हुआ? तो दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। तो इसकी अवस्थिति क्या हुई? अवस्थिति दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्वी देश है। और बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी कैनबरा है। कैनबरा इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया में 70% रेगिस्तान है। 70% क्या है? रेगिस्तान है। इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी इसको कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। साथ ही अगर बात करें यहाँ की सर्वोच्च चोटी
तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी, ऑस्ट्रेलिया देश की सर्वोच्च चोटी कोजी ऑक्सी है, कोजी ऑक्सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो विल्हेम पर्वत है, विल्हेम पर्वत जो पपुआ न्यू गिनी में है, विल्हेम पर्वत। तो ठीक है, आप याद रखेंगे ये बात। अगर बात करें यहाँ की सबसे गहरी झील, तो आयर झील यहाँ की सबसे गहरी झील है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है। और ओशनिया महाद्वीप की, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील आयर झील है, और ये खारे पानी की झील है। तो आप याद रखें, खारे पानी की झील है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पानी में संरचना पाई जाती है, यानी पानी में संरचना पाई जाती है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये परवाल भित्ति से बनी एक संरचना है पानी के अंदर। साथ ही यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इसके उत्तर में, जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस। हाल ही में भारत के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद की नई नियमावली के अनुसार महिला एथलेटिक्स के लिए कौन सा परीक्षण अब अनिवार्य है, तो जेंडर टेस्ट कराना अनिवार्य है। 1 अगस्त 2025 को किस डिजिटल भुगतान सेवा के नियमों में बदलाव किया गया है, तो यूपीआई के नियमों में हाल ही में बदलाव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हायर एक्ट 2025 पारित होने पर अमेरिकी कंपनी द्वारा भारत को दी जाने वाली सेवाओं की लागत में कितने प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हमारे जो चच्चा ट्रंप है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यूएस और भारत के संबंधों को खराब किया जाए। अब यूएस ने क्या किया है, एक हायर एक्ट लेके आए हैं, हायर एक्ट 2025 लेकर आए हैं। अब ये हायर एक्ट 2025 क्या है, तो इसमें जो यूएसए की कंपनियां हैं, अब ये क्या करती हैं, अपने ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए ये आउटसोर्सिंग करती हैं, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि अपना काम दूसरी कंपनियों से पैसे देकर करा लेती हैं। यानी वहां पर लेबर महंगी है, तो ये भारत जैसे देश में जहां पर लेबर सस्ती है, अब उनकी सेवाएं लेकर अपने काम को करा लेती है। जैसा कि आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स जॉब दिल्ली में, यानी अमेरिका की कंपनी कॉल सेंटर भारत में खोले हुए है और भारत से वो सेवाएं लेकर अपने कॉल सेंटर के कार्यों को करा रही है। अब हायर एक्ट अमेरिका लेकर आया है, जिसमें कहा गया है कि वो 25% एक्साइज टैक्स, 25% टैक्स प्लस 23 या 21% क्या कर रहा है, 21% उसमें टैक्स छूट को जोड़कर 46% टैक्स इस पर लगा दे रहा है। यानी यूएस से 46% टैक्स लगा रहा है। यानी अगर आपको 100 रुपए का काम भारत से कराना होगा तो उसके लिए 146 रुपए देने होंगे। यानी इससे क्या होगा, ये कॉस्ट ज्यादा आने लगेगी, जिससे भारत से या किसी अन्य देश से होने वाले कामों पर काफी प्रभाव पड़ेगा। भारत पर प्रभाव क्यों अधिक पड़ेगा, क्योंकि भारत सेवा क्षेत्र में अधिक सेवाएं देता है। देखो इंडस्ट्री के 3 क्षेत्र होते हैं, पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पहला प्राथमिक क्षेत्र में जिसमें हम सीधे कहीं से कोई उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि से हमने गेहूं बनाया। द्वितीय में आता है, इसको हम
किसी प्रोडक्ट में बदलते हैं। यानी जैसे कृषि की हमने और क्या उगाया, गेहूं उगाया, और द्वितीय में हम क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे। इससे गेहूं से बिस्किट बनाया या ब्रेड बनाया, तो ये आया हमारा तीसरे क्षेत्र में। और वो दूसरे क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। क्या आती हैं, सेवाएं। जैसे हम इसको पहुंचाने का कार्य करें या इसके बारे में बताने का कार्य करें कि बिस्किट की क्या खासियत है, इसके बारे में बताने का कार्य करें। यानी पहला कृषि वाला क्षेत्र है, द्वितीय इंडस्ट्री वाला क्षेत्र है, और तीसरा सेवा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर भारत सेवाएं वाले क्षेत्र में कहीं आगे है, तो चाइना इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में कहीं आगे है। तो अगर ये एक्ट लागू होता है तो भारत की सेवाओं पर इससे काफी अधिक बोझ पड़ेगा, और भारत की सेवाएं अमेरिका में आगे आने वाले समय में काफी महंगे होने वाली है। यानी इससे किस पर फर्क पड़ेगा, तो आउटसोर्सिंग पर इससे फर्क पड़ेगा। तो ये कितने परसेंट टैक्स हुआ, 46% टैक्स अमेरिका ने अभी इन पर लगा दिया है। ठीक है, तो इंडस्ट्री पर लगने वाला टैक्स कौन सा है, तो हायर टैक्स है। बात करें अमेरिका की, अमेरिका जो हमारे किस महाद्वीप में स्थित है, तो अमेरिका हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किसमें, तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसे हम यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये हमारा बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, यूएसए। अब इसकी उत्तरी सीमा किससे मिलती है, कनाडा से मिलती है। कनाडा से मिलती है, लेकिन किस अक्षांश के द्वारा मिलती है, तो यहाँ पर 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये क्या करता है, कनाडा से सीमा साझा करता है। वहीं इसकी दक्षिणी सीमा किससे मिलती है, तो इसके नीचे देश है मैक्सिको। मैक्सिको देश है जो आपको पीले कलर में दिख रहा है, ये है मैक्सिको। अब मैक्सिको से ये अपनी दक्षिणी सीमा साझा करता है। अब दक्षिणी सीमा साझा करता है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सीमा बनाता कौन है, तो यहाँ पर एक नदी है जिसे हम रियो डी ग्रांडे नदी के नाम से जानते हैं। रियो डी ग्रांडे नदी। तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, रियो डी ग्रांडे नदी है। अब इसकी उत्तरी सीमा पर कुछ झीलें हैं, यानी कनाडा और यूएसए की उत्तरी सीमा पर क्या है, कुछ झीलें हैं। झीलें जो 5 हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ग्रेट लेक्स या महान झीलों के नाम से जानते हैं। 5 महान झीलों के नाम से हम इनको जानते हैं। अब ये कौन कौन सी है, तो अगर हम दिशाओं की बात करें तो कभी भी हम अगर मैप देखते हैं तो इस क्रम में देखते हैं। जहां पे भी हमने जानकारी लेनी होगी वहां पर हम प्लस का चिन्ह बनाएंगे, और इसके जो राइट साइड होगा वो ईस्ट, इसके लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। यानी ये वाली साइड इसकी ईस्ट और पूरब होगी, ये वाली साइड पश्चिम, और ये वाली साइड साउथ दक्षिण, और ये वाली साइड उत्तर। तो अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो सबसे पहले जो झील पड़ेगी उस झील का नाम है सुपीरियर झील से आगे हम जब चलेंगे तो एक झील आएगी जिसका नाम है मिशिगन के बाद अगली झील ओंटेरियो के बाद अगली झील जो आएगी उसका नाम है इरी झील है। और इरी के बाद जो झील पड़ेगी, यहाँ पर है ह्यूरॉन, इरी, और लास्ट में जो यहाँ पर झील पड़ेगी उसका नाम है ओंटेरियो। तो ये 5 झीलें जो अमेरिका की सीमा पर है। और बात करूं अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये राज्य भी अमेरिका का है जिसे हम अलास्का के नाम से जानते हैं। अलास्का यूएसए का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पर एक पर्वत है जिसे हम माउंट डेनाली के नाम से जानते हैं। माउंट डेनाली यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। चलिए, यहाँ की सबसे लंबी नदी
मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और ये किसकी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी और मिसिसिपी विश्व में एकमात्र नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा निर्माण करने के लिए जानी जाती है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो जो हमारा फेफड़ों का कैंसर दिवस है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मित्र योजना के तहत कितने 7 टेक्सटाइल पार्कों का विकसित किया जाएगा, तो 7। हाल ही में कवच 4 पॉइंट और प्रणाली किस रेल खंड पर चालू की गई है, तो दोस्तों 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए जो खंड प्रणाली है उसका अभी चालू की गई है, तो वो मथुरा और कोटा मार्ग पर की गई है। मथुरा कोटा मार्ग पर इसका संचालन हाल ही में किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में रूस के जापद 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है, तो दोस्तों अभी रूस में एक अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास का क्या किया गया, आरंभ किया गया, आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो निजनी रूस में मिलोनो ट्रेनिंग ग्राउंड में या प्रशिक्षण ग्राउंड में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। इसमें भी भारत भी शामिल हो रहा है। तो आपसे अगर पूछे भारत और रूस के बीच कौन सा अभ्यास हाल ही में किया गया, तो जापद 2025 अभ्यास किया गया। अब इसमें भारत की ओर से कौन सी बटालियन शामिल हो रही है, इसमें कमाऊ रेजिमेंट है, तो भारत की ओर से कमाऊ रेजिमेंट इसमें शामिल होगी। और कितने आदमी शामिल होंगे, तो 65 सैनिक इसमें शामिल होंगे, जिसमें से 57 थल सेना के हैं प्लस 7 वायुसेना का और 1 आदमी इसमें भारतीय नौसेना का है। ठीक है, वायुसेना और 1 आदमी इसमें भारतीय नौसेना से शामिल किया गया है। तो इतने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। और कहां पर इसका आयोजन हो रहा है, तो रूस में इसका आयोजन किया जाएगा, जो 10 से 16 सितंबर के बीच किया जाने वाला है। तो ये हुआ अभ्यास जापद, जिसमें भारत भी शामिल होगा। भारत और रूस के बीच एक अन्य अभ्यास और होता है, जिसे हम इंद्र के नाम से जानते हैं। तो इंद्र अभ्यास किसके बीच में है, भारत और रूस के बीच में। साथ ही अगर हम कुछ और अभ्यासों की बात करें, जैसे यूएसए के साथ होने वाले कौन कौन से युद्ध अभ्यास भारत के हैं, तो टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास हो या युद्ध अभ्यास नाम से भी एक युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। उसके बाद ब्रज प्रहार कोप इंडिया और मालाबार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास है। रेड फ्लैग नाम से भी एक अभ्यास किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और कौन सा युद्ध अभ्यास है जो अभी चर्चाओं में रहा, तो जैसे फ्रांस के साथ कुछ अभ्यास किए जाते हैं, जैसे गरुड़, वरुण और शक्ति। साथ ही फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास किसके साथ किए जाते हैं, फ्रांस के साथ किए जाते हैं। वहीं यूके के साथ अजय वॉरियर, यानी ब्रिटेन के साथ हम अजय वॉरियर नाम का अभ्यास करते हैं, या अजय वॉरियर और कोंकण नाम का अभ्यास हम किसके साथ, यूएस के साथ करते हैं। चीन के साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं, तो हैंड इन हैंड नाम का अभ्यास हम चीन के साथ करते हैं। वहीं अपने पड़ोसियों में बात करें नेपाल के साथ, तो सूर्य किरण, बांग्लादेश के साथ
बांग्लादेश के साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ हम संप्रीति और बोंगो सागर। श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति नाम का अभ्यास करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास जो आपको याद रखने चाहिए। चलिए, उसके बाद ये अभ्यास हुआ और अब देखते हैं हम रिवीजन के क्वेश्चंस। रिवीजन के क्वेश्चन से स्पेस एक्स ने हाल ही में नासा के किस क्रू मिशन को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन आईएस के लिए लॉन्च किया है? तो ये है क्रू 11 मिशन। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है? तो जो ये निर्माण है इसका हम प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे किस महान चिकित्सक की जन्म व पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद रॉय की स्मृति में मनाया जाने वाला क्या है? दिवस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में निम्न में से किस तिथि को भारत के दिग्विजय दिवस मनाया गया? यानी भारत में दिग्विजय दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 11 सितंबर को हम भारत में दिग्विजय दिवस मनाते हैं। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो हमारे एक महान दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था विवेकानंद, और विवेकानंद ने जो अपना शिकागो भाषण दिया था या शिकागो धर्म सम्मेलन में जो लोगों को संबोधित किया था, उसकी याद में हम इसे मनाते हैं। तो 11 सितंबर 1893 को जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, ये कहाँ पर थे? तो ये न्यूयॉर्क में पहली विश्व धर्म संसद में भाग लेते हैं, और इनका जो वहां पर भाषण होता है उसको ऐतिहासिक भाषण के तौर पर याद रखा जाता है। जब ये वहां पर भाग लेने गए तो वहां पर इनके वस्त्र देखकर इनका जो भाषण है सबसे अंतिम में रखा गया। लेकिन जब ये भाषण देने खड़े हुए और इन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, जिस संबोधन को आप मोदी जी के भाषणों में भी आजकल सुन सकते हैं, इन्होंने संबोधन के शुरुआत में कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और इस संबोधन के बाद पूरी संसद में खड़े होकर तालियां बजी। यानी इतना प्रभावित इनके इस भाषण से हुए कि सभी ने इनके लिए तालियां बजाई, और उस भाषण को याद करने के लिए या उस भाषण के सम्मान में हम यहाँ पर दिग्विजय दिवस को मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं? तो 11 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद के उस भाषण को याद करते हुए हम दिग्विजय दिवस मनाते हैं। अब बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जो भारत के एक महान दार्शनिक थे, इनका जो जन्म हुआ वो 12 जनवरी 1863 को हुआ। 12 जनवरी 1863 और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हम इस दिन मनाते हैं, यानी भारत में युवा दिवस इस दिन मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त इनका नाम था। अगर बात करें इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु रहे, जिन्हें हम दक्षिणेश्वर का संत भी कहते हैं। तो इनके ये गुरु रहे। अगर बात करें इनके शिकागो सम्मेलन की, तो 1893 में इनका शिकागो सम्मेलन में भाग लिया, जिसको हम विश्व की पहली धर्म संसद के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1896 में ये वेदांता सोसाइटी की स्थापना करते हैं। वेदांता सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। तो ये न्यूयॉर्क में नहीं, स्वामी विवेकानंद शिकागो में किया था, शिकागो में भाषण दिया था।
शिकागो, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी के तौर पर जाना जाता है, वहां पर इनका भाषण हुआ। इन्होंने वेदांता सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांता सोसाइटी की स्थापना करी। ये बात कब की थी? 1896 की। 1897 में ये भारत आते हैं। 1897 में ये भारत आते हैं और भारत में आकर रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस की इन्होंने क्या की? स्थापना की। एक सोसाइटी की स्थापना की जिसे हम रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। ठीक। इसके बाद 1900 में ये दूसरे धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन इस बार इनका जो भाषण रखा जाता है वो सबसे पहले रखा गया था, यानी 7 सालों में इनके एक भाषण से ही पूरी बाजी पलट गई और इनका भाषण जो लास्ट में रखा जाता था अब उसको सबसे पहले रखा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद इनके 1902 में इनका निधन हो गया। 1902 में इनका निधन हो जाता है। तो ये थी विवेकानंद के बारे में पूरी जानकारी। अगर और की बात करूं तो अगर इनकी शिष्य कौन थी? तो इनकी शिष्य एल्फ्रेड नोबल इनके शिष्य रहे। ठीक है। तो क्या थे इनके शिष्य? अगर इनकी कुछ पुस्तकों की बात करूं कि इन्होंने पुस्तक कौन कौन सी लिखी, तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे मैं समाजवादी हूँ, तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। एक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वो थी राजयोग। एक पुस्तक इनकी कर्मयोग। और एक इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो थी वेदांता सोसाइटी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। चलिए, ये पूरी जानकारी विवेकानंद जी के बारे में आपको हो गई। और ये विवेकानंद जी की तस्वीर जब वो भाषण दे रहे हैं एआई द्वारा बनाई गई है। ठीक है। ये मत सोचना कि उस समय पर ऐसे ही बनाई जाती थी। ठीक। चलिए, हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कोच के रूप में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है खालिद जमील जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वित्तीय सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय वात्स्यायन जी को हमारा ये अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए, याद रखेंगे 11 तारीख को एक दिवस और मनाया जाता है, जिसे हम 11 तारीख को हम एक दिवस और मनाते हैं। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। यानी किनको? जो पेड़ों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया उनको याद करते हुए हम राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाते हैं। और इसकी 2025 की थीम क्या है? तो इसकी 2025 की थीम है शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। तो इसकी थीम है शहीदों को याद करें और वनों की रक्षा करें। ठीक है, रक्षा करें। तो ये इसकी हाल ही में थीम रही। अब ये क्यों मनाई जाती है? अगर इतिहास की बात करें तो 1730 में राजस्थान के खेजड़ी में बिश्नोई समुदाय जो है उसने लगभग 650 लोगों ने यानी 350 लोगों ने क्या किया था? 363 लोगों ने पेड़ बचाने के लिए वहां के जो राजा थे उसके आदेश को ना मानते हुए पेड़ से चिपक गए थे। और पेड़ को बचाने के लिए इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, क्योंकि सैनिकों ने राजा के आदेश को मानते हुए पेड़ के साथ इन लोगों को भी काट दिया था। तो वहां से ही इसकी याद में हम मनाते हैं। और इसी के बाद उत्तराखंड में
उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन हुआ। तो 1970 के दशक में चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ से बचाने के लिए सभी लोग पेड़ से चिपक गए थे, तो इसको हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? तो चमोली उत्तराखंड में ये आंदोलन हुआ। तो इन सबको याद करने के लिए शहीद दिवस हम मनाते हैं। ठीक है। 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को यूएस से देशभक्ति दिवस भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पूरा क्या क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पंजाब को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, पंजाब में हाल ही में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ काफी भयानक है, और इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 1600 करोड़ की घोषणा की है। तो पंजाब में बाढ़ और बादल फटने की जो घटना हुई है, पंजाब में बाढ़ और बादल फटने की घटना, बादल फटने की घटना के बाद ये राशि जारी की गई है। ये राशि जो उन्होंने 12,000 करोड़ की राशि पहले दी थी, प्लस अब 1600 करोड़ की राशि और पंजाब को अतिरिक्त तौर पर दी गई है। यानी पीएम मोदी जैसे ही दौरे पर गए, उनको लगा कि 12,000 करोड़ की राशि कम है, तो उस राशि को 1600 करोड़ रुपए उसमें और जोड़ दिए गए हैं। ये सहायता किस लिए दी गई है? तो पंजाब में पुनर्निर्माण के लिए, और जो वहां पर बाढ़ आई है उससे निपटने के लिए दी गई है। साथ ही इन्होंने घोषणा की है कि जो हमारा पीएम सम्मान निधि है, पीएम सम्मान निधि, पीएम सम्मान निधि जो है उसकी जो उसकी सहायता है या जो उसकी योजना है, उसका लाभ है वो लोगों को मिलेगा। लाभ लोगों को जारी रहेगा। ठीक है। इसमें क्या है? तो हमारी जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसमें लोगों को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई। लेकिन ये लागू कब से हुआ? तो ये 1 दिसंबर 2018 से लागू हुआ। 1 दिसंबर 2018 से लागू हुआ। यानी पैसा कहाँ से काउंट किया गया? तो 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में की गई। साथ ही मृतकों जो परिजन हैं उनको 2 लाख रुपए, मृतकों के परिजनों को 2 लाख, और घायलों को जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं इनको 50,000 की राशि देने की भी घोषणा हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। बाढ़ में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस, अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड या केयर्स फंड में जो सहायता दी जाती है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस, इसके द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। ये किस लिए शुरू किया गया था? तो ये 2021 में जब कोविड-19 आया था, उनमें अनाथ बच्चों को 23 वर्ष की उम्र तक कामयाब होने तक उनको जो सहायता प्रदान की जाती थी। तो ये कब शुरू हुआ? 2021 में शुरू हुआ। इसके तहत इसमें लोगों को सहायता की जाएगी। बात करें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी देखिए यहाँ पर मुआयना करते हुए बाढ़ में जो नुकसान पंजाब में हुआ है उसका। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब हमारा एक सीमावर्ती राज्य है, जिसका एक सीमा हिमाचल प्रदेश से, एक जम्मू एंड कश्मीर से, यहाँ पर हरियाणा और यहाँ पर राजस्थान से सीमा मिलती है। ये वाला बॉर्डर इसका पाकिस्तान से साझा होता है। इसकी जो सीएम है वो कौन है? तो यहाँ के सीएम भगवंत मान है, भगवंत मान है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल वो गुलाब चंद कटारिया है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी है? तो लोकसभा सीटें यहाँ पर
14 है, वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। अगर बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 117 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। पंजाब भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाया जाता, यानी यहाँ पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, ठीक। तो ये हुआ हमारा पंजाब के बारे में। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पहली बार आयोजन हुआ है और कहाँ पर? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस 155 वर्ष पुरानी रेल लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को संचालन फिर से शुरू किया है? तो इन्होंने बोरी बंदर ठाणे, बोरी बंदर और जो ठाणे लाइन है इस पर परिचालन शुरू किया है। हाल ही में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा, पहले स्थान पर चाइना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोल इंडिया और NSTFDC का MIU किस समूह के छात्रों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है? तो अभी क्या है, जो हमारे आदिवासी छात्र हैं इनकी जो है विकास के लिए हमारी क्या किया गया है, समावेशी शिक्षा और भारत में आदिवासी युवाओं के समग्र विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया प्लस NSTFDC ने आज जो हमारे आदिवासी छात्र हैं, आदिवासी छात्रों के समग्र विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब इसमें क्या किया जाएगा? तो ये जो हमारी कोल इंडिया है ये क्या करेगी, यहाँ पर छात्रों को डेस्कटॉप, लैपटॉप, CPU और क्या है टैबलेट इनको बांटेगी, जिससे कि वो अपनी शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सके। क्या कि किसके लिए? तो इसका उद्देश्य है डिजिटल माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान करना जिससे वो अपना विकास कर सके। तो इसके लिए जो हमारे नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस क्या है, NSDC, एक तो हमारी कोल इंडिया हो गई और एक है हमारी NSTDFDC, नेशनल, इसकी फुल फॉर्म है, आपसे वैसे कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने सहयोग से ये कार्यक्रम जारी किया है। ये कोल इंडिया क्या है? तो कोल इंडिया भारत की एक महारत्न कंपनी है। क्या है? तो कोल इंडिया भारत की महारत्न कंपनी है, भारत की महारत्न कंपनी है और विश्व की कोयला उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यानी कोयला उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो ये हो गई हमारी कोल इंडिया, सबसे बड़ी कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस। हाल ही में इसरो ने किस देश के सहयोग के साथ ब्लू बर्ड सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर रहा है? तो USA यानी अमेरिका के साथ भेजने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में 600 वर्ष बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जो
क्रोशिनिको ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और ये ज्वालामुखी किस द्वीप पर, किस देश के किस द्वीप पर स्थित है, यानी देश का नाम क्या है और द्वीप का नाम क्या है, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। हाल ही में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। हाल ही में स्वच्छोत्सव 2025 अभियान किस मंत्रालय के संयुक्त रूप से शुरू किया गया। दोस्तों अभी त्योहारों का सीजन आने वाला है, तो उसके द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय ने, पेयजल स्वच्छता विभाग ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम 2 के द्वारा शुरू किया गया है। इसके हमारे मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर इसके मंत्री हैं। वहीं जल शक्ति मंत्री कौन है, तो पाटिल हमारे इसके जल शक्ति मंत्री हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ये अभियान स्वच्छतोत्सव। चलिए, तो ये हमारे मनोहर लाल खट्टर जी और ये हमारे पाटिल जी दोनों क्या कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, हाल ही में परीक्षा पर चर्चा। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या रिकॉर्ड बना दिया है, तो 3.53 करोड़ लोगों को क्या है रजिस्ट्रेशन के साथ, यानी इतनी तो काफी देशों की जनसंख्या भी नहीं होती जितने लोगों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। 200 साल राज करने के बाद भी ब्रिटेन हमसे हर क्षेत्र में 100 वर्ष पूरे होने से पहले ही पीछे होता जा रहा है। अभी अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ा था, अभी हमने इसका विमान बाजार के रूप में भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो जगुआर और लैंड रोवर के सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है पीबी बालाजी। पीबी बालाजी को इनका सीईओ नियुक्त किया गया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिंच रेटिंग्स में भारत की वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि की दर को क्या अनुमान जारी किया है। अभी जो फिंच है, देखो विश्व में 3 बड़ी संस्थाएं हैं, विश्व में 3 बड़ी संस्थाएं हैं, फिंच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड मूडीज। ये 3 बड़ी संस्थाएं यानी 3 दादी अम्मा जो विश्व में किस देश में कितनी जीडीपी वृद्धि दर रहेगी इसका अनुमान लगाती हैं। अभी इसमें से एक जो संस्था है जिसका नाम है फिंच रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारत की जो 2025 की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी, वृद्धि दर कितनी रहेगी, वृद्धि दर जो रहेगी 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। यानी जो हमारे चच्चा ट्रम्प हैं उन्होंने अपने नीचे तक के जोर लगा लिए, घुटने रगड़ दिए, लेकिन भारत को नहीं डिगा पाए। और अब ये इस बात की पुष्टि रेटिंग एजेंसी भी कर रही है। ये 3 रेटिंग एजेंसी को आप ये समझिए कि ये किसी भी देश की तरक्की कैसी रहेगी इसकी भविष्य वक्ता हैं, और ये सब चीजों पर, पहलुओं पर नजर रखे हुए होती हैं कि किस देश में कितनी तरक्की और कैसे होनी है। अब इन्होंने कहा है कि जो भारत में घरेलू मांग है, यानी मजबूत घरेलू मांग, यानी जो हमारी जनसंख्या है, हमें यहाँ किसी और देश को तरक्की के में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो जनसंख्या बल है उसको लेकर ही हम अपनी जीडीपी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारी घरेलू मांग है, बढ़ते उपभोक्ता खर्च हैं, यानी हमारे लोगों के पास जो पैसा आ रहा है और वहां से वो मांग को बढ़ा रहे हैं, साथ ही अनुकूल वित्तीय परिस्थितियां भारत की इस जीडीपी दर को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। अभी जीडीपी होती क्या है, तो ये मान लीजिए कोई देश है, तो एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वर्ष में यहाँ पर कितनी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उसको हम उसकी जीडीपी के तौर पर जानते हैं।
यानी सरल वो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। तो एक साल में जितनी सेवा और वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं उसको उस देश की जीडीपी के नाम से हम जानते हैं। अब इसकी कितनी रहने का अनुमान है? 6.9 रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही इसने कहा है 2027 तक जो औसतन जीडीपी वृद्धि भारत की होगी, जीडीपी वृद्धि होगी, वो कितनी होगी? तो 6.5 इसकी वृद्धि रहने का अनुमान है और ये विश्व में सबसे अधिक है। यानी भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इस समय पर है, ऐसा फिंच का कहना है। इससे पहले मूडीज ने और S&P ने भी कहा था। S&P ने जहां 6.5 की बात की थी कि भारत 6.5% की दर से वृद्धि करने वाला है। तो ये हो गई हमारी वृद्धि दर। आप देखिए कितनी तेजी से भारत बढ़ रहा है। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया? तो ये जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन? तो ये झारखंड के थे। हाल ही में भारत के किस खाद्य तेल पर आयात घटा है? तो पाम तेल का हमने आयात घटा दिया है। ठीक है, चलिए नोवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा को कौन से टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हरा दिया है? तो हमारे जो फिडे ग्रैंड स्विच टूर्नामेंट है जिसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आयोजन इस टूर्नामेंट का समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पर जो हमारे अभिमन्यु मिश्रा हैं, अभिमन्यु मिश्रा जो कहाँ के हैं? तो जो यूएस के हैं, यूएसए के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसे हराया? तो विश्व चैंपियन भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश को इन्होंने हरा दिया है। यानी डी गुकेश को हराने वाले खिलाड़ी बने हैं। और ये जो अभिमन्यु मिश्रा है इन्हें हम सबसे कम उम्र के विश्व ग्रैंड मास्टर के तौर पर जानते हैं। यानी इतिहास के सबसे किस तौर पर जाने जाते हैं? तो इतिहास के सबसे कम उम्र के क्या हैं? ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने हमारे किसको हरा दिया है? तो हमारे जो डी गुकेश है, डी गुकेश को हरा चुके हैं ये मिश्रा जी, और सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर बात करें तो सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर 10 वर्ष 9 माह 120 दिन में हासिल किया था। यानी इतनी उम्र में ये क्या बन गए थे? इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की उम्र में बुडापेस्ट के हंगरी में खिताब जीतकर इन्होंने ये खिताब हासिल किया। सबसे कम उम्र में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले खिलाड़ी बने हैं। यानी 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने डी गुकेश जैसे खिलाड़ी को हरा दिया है। ठीक है, इनकी जन्म तिथि 2009 में पैदा हुए। यानी आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी ये छोटे हैं। जन्मस्थल न्यू जर्सी। और इनके पिता हेमंत मिश्रा जो भोपाल एमटेक मानित भोपाल से हैं। यानी भोपाल के इनके मूल निवासी हैं। ये भारतीय ही हैं। साथ ही स्वाति मिश्रा ये आगरा से इनकी माता हैं और भाई बहन रिद्धिमा नाम से इनकी बहन है। तो अभी इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। शतरंज स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका पहला संस्करण कहाँ पर? तो रियाद में आयोजित किया गया है। रियाद कहाँ पर है? तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के विजेता कौन बना है? तो ये मैग्नस कार्लसन बने हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित बनी है? तो दिल्ली की जो विधानसभा है पूरी तरह से संचालित सौर ऊर्जा से होने वाली विधानसभा बनी है। हाल ही में ऑपरेशन राहत के तहत भारतीय सेना ने कौन सी कमान में बाढ़ राहत अभियान चलाया है? तो हमारे जो पंजाब में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यहाँ पर जो बाढ़ आ रही है उसके लिए जो हमारी पश्चिमी कमान है
पश्चिमी कमान ने क्या किया है, हमारे यहाँ पर राहत अभ्यास चलाया है, राहत अभ्यास चलाया है। और इसमें क्या किया गया है, तो इसमें अभी तक जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने लगभग 6000 लोगों को क्या किया है, बचा लिया है, 6000 लोगों को बचाया है, ठीक है। और 13,000 लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई है, लोगों तक राहत पहुंचाई है। तो ये हमारी पश्चिमी डिवीजन द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो ये किया गया कार्य है वो आपके सामने है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 करंट के क्वेश्चंस को पढ़ा। आशा करता हूँ हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।